दोस्तों 8 जनवरी 2021 की रात 10 बजकर लगभग 22 मिनट के आसपास का वक्त हो रहा था। एक साध्वी जो अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी, इसी बीच में एक और महिला उस कमरे में आती है, जाती है और अपना काम कर रही थी। कभी बिस्तर को ठीक कर रही थी तो कभी कुछ कर रही थी। इसी बीच में एक और शख्स आता है जो कि भगवा रंग के कपड़े पहने हुए है, साथ ही एक पगड़ी भी पहन रखी है और चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है। वो कमरे के अंदर आता है और साध्वी के पास जाता है, उसके गालों को छूते हुए, उन्हें पुचकारते हुए वहां से वो पलट कर जाने लगता है। और जैसे ही वो पलटता है तो उसके बाद फिर साध्वी अपने बिस्तर से खड़ी हो जाती है और उस शख्स को, उस व्यक्ति को एकदम से गले लगा लेती है। गले लगाने के बाद जिस तरीके से उस व्यक्ति ने उस साध्वी को छुआ, यानी कि टच किया, वो वाकई अपने आप में कई तरह से सवाल खड़े करने वाली बात थी। लेकिन वक्त बीतता चला जाता है और 4 साल 6 महीने 5 दिन का समय हो जाता है। 13 जुलाई 2025 की ये बात है। ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। लोग बस तरह तरह की बातें करने लगते हैं। ये कोई नहीं जानता था कि साध्वी को टच करने वाला, उनके गालों को छूने वाला, उनके गालों को पुचकारने वाला और साथ ही उन्हें गले लगाने वाला कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि उसके गुरु ही होते हैं और साथ ही उसके पिता भी होते हैं। बस इसके बाद जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, वीडियो वायरल होने के बाद फिर सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं और इस वीडियो के वायरल होने के 6 महीने 15 दिन के बाद आखिरकार संदिग्ध परिस्थितियों में इस साध्वी की मौत हो जाती है। और जैसे मौत होती है तो पूरे प्रदेश भर में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर जहां जहां तक उनके चाहने वाले होते हैं वहां वहां तक इस बात को लेकर चर्चा हो जाती है कि आखिरकार साध्वी की मौत के पीछे की वजह क्या है। क्या यह सामान्य मौत थी या फिर उनकी हत्या की गई थी? इस पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम जी। मैं दिलीप यादव। दोस्तों ये कहानी है जोधपुर राजस्थान की। जोधपुर का एक थाना लगता है बोरानाडा और इसी क्षेत्र में एक आरती नगर आश्रम है। 28 जनवरी 2026 की शाम की ये बात है। साध्वी प्रेम बाईसा, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि एक दिन पहले यानी कि 27 जनवरी 2026 को अजमेर में जाती हैं और कथा वाचन करने के बाद वापस आती हैं। आकर आश्रम में बताती हैं कि मेरा शरीर टूट रहा है, जैसे ही बुखार की स्थिति बनी हुई है। इस तरीके से थोड़ी सी परेशानी सी महसूस हो रही है। उन्होंने ही अपने ही आश्रम में गुरु, जो कि पिता भी हैं, उनका नाम होता है संत वीरमनाथ, उनसे बताती हैं। तभी उनके जो गुरु, जो पिता होते हैं, एक कंपाउंडर को कॉल करते हैं, बुलाते हैं। कंपाउंडर से पूरी बात, पूरी जानकारी बताते हैं किस तरह से एक दिन पहले ही अभी कथा वाचन करके आई है, थोड़ा परेशानी में है, ऐसा लग रहा है जैसे बुखार आ गया है। आप देख लीजिए क्या बात है। उन्हें देखा जाता है, देखने के बाद एक इंजेक्शन दिया जाता है और जैसे ही इंजेक्शन लगता है तो ऐसा बताया जाता है कि 30 सेकंड का भी वक्त नहीं हुआ था कि उनका शरीर ठंडा सा पड़ने लगता है। अब जैसे ही साध्वी प्रेम बाईसा का जो शरीर है ठंडा हो रहा है तो यहाँ उनके पिता को घबराहट होने लगती है, डर लगने लगता है। जाहिर सी बात है कि आखिरकार हुआ है तो क्या हुआ है। तभी कुछ देर के बाद एक फैसला लिया जाता है कि एक काम करते हैं, इनको प्रेक्षा हॉस्टल है वहां पर लेकर चलते हैं, दिखाते हैं। जैसे पाल रोड प्रेक्षा हॉस्टल में लेकर जाते हैं, डॉक्टर उन्हें देखते हैं और देखने के बाद बता देते हैं कि इनकी तो मौत हो चुकी है। इससे ये साफ साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि मौत यहां आके नहीं बल्कि मौत तो आश्रम के अंदर ही हो चुकी थी। उस मौत के पीछे की वजह क्या है, क्या नहीं है, इससे पहले कि कोई निर्णय लिया जाता है, कोई बातचीत की जाती है, कुछ आगे बढ़ा जाता है। लगभग इस घटना के यानी कि मौत के करीब 4 घंटे के बाद इंस्टाग्राम पर 9:28 के आसपास का वक्त हो रहा था, एक पोस्ट डाल दी जाती है। उन्हीं साध्वी प्रेम बाईसा का जो इंस्टाग्राम है उस पर पोस्ट डाल दी जाती है, यानी कि जिसकी अभी मौत हुई है, उन्हीं के मौत के 4 घंटे के बाद, यानी अपनी मौत की ही एक तरह से घोषणा कर रही थी। एक तरह से ऐसा लग रहा था जैसे क्या उन्होंने अपनी जान दी है, इस तरह की बात थी। लगभग 7 लाख से ज्यादा उनके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स होते हैं और जैसे ही ये बात
पता चलती है तो ये पोस्ट बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। जो भी उस इलाके में आसपास के लोग थे, जैसे जैसे उनके भक्त होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, उन्हें इस बात का पता चलता है और वो भी तुरंत ही तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंच जाते हैं, उनके उस आश्रम में जहां पर उसका मृत शरीर रखा हुआ था। बस इतना था, उसके बाद फिर हंगामा होना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे हंगामा हो रहा था वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ रही थी और भीड़ जो बढ़ रही थी उनका बस एक ही सवाल था कि आखिरकार मौत के पीछे की असली कहानी क्या है, असली वजह क्या है, उसके बारे में बताइए। अब जो भी मौके पर मौजूद थे वो समझ नहीं पा रहे थे। जब उनसे पूछा जा रहा था तो हर बार एक नई कहानी बता दी जाती थी कि ये बीमार थी, उनको इंजेक्शन लगवाया गया था, इंजेक्शन लगवाने के बाद ही उनकी तबीयत ऐसी हो जाती है, फिर इन्हें हॉस्पिटल भी ले जाते हैं। हर बार एक अलग कहानी होती थी। हंगामा बढ़ रहा था, पुलिस के पास अलग अलग सूत्रों से, अलग अलग सोर्सेस से फोन पहुंच रहे थे और जैसे ही पुलिस के पास फोन पहुंचता है तो पुलिस भी तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंच जाती है। साध्वी के जो पिता होते हैं वो हड़बड़ाए हुए थे, वो फैसला नहीं ले पा रहे थे कि आखिरकार मैं बोलूं तो क्या बोलूं, क्या करूं क्या ना करूं। जब उनसे पूछा जा रहा था तो अलग अलग तरह के बयानबाजी वो दे रहे थे। जब उनसे कहा जाता है कि इनका पोस्टमार्टम कराना होगा तो पोस्टमार्टम की बात आती है तो वो पोस्टमार्टम को लेकर एकदम से तैयार नहीं होते हैं और जैसे ही पोस्टमार्टम को लेकर तैयार नहीं होते हैं तभी कहीं ना कहीं शक उनकी तरफ जाने लगता है। लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं इनके ही गुरु जो पिता हैं संत वीरमनाथ, कुछ ना कुछ इनकी तरफ से ही कुछ गड़बड़ी हुई है। इसके बाद फिर पुलिस ने उन्हें समझाया और जैसे पुलिस समझाती है तो आखिरकार संत वीरमनाथ जो होते हैं वो भी तैयार हो जाते हैं पोस्टमार्टम के लिए, अपनी बेटी यानी कि साध्वी प्रेम बाईसा का पोस्टमार्टम कराने के लिए। अब जब पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कई घंटों तक चलती है। वीडियोग्राफी के माध्यम से पोस्टमार्टम होता है और इंतजार किया जा रहा था और इसी बीच में कई तरह की बातें थी जो सोशल मीडिया पर चलने लगती हैं और वो चलने लगती हैं कि जो 8 जनवरी 2021 को जो सीसीटीवी फुटेज थी वो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, यानी कि 2021 की फुटेज 13 जुलाई 2025 को वायरल होती है जिसमें साध्वी लेटी हुई है अपने बिस्तर पर। इसी बीच में उसके पिता जो होते हैं, जो पगड़ी पहन रखी है, भगवा रंग के कपड़े भी पहने हुए हैं, भगवा रंग का उनका मास्क भी होता है, वो मौके पर आते हैं। आने के बाद पहले अपनी बेटी को पुचकारते हैं, पुचकारने के बाद वहां से हट जाते हैं। इसी बीच में साध्वी खड़ी होती है अचानक से और जाकर अपने पिता से एकदम से गले लग जाती है। लेकिन जो संत का आखिरकार का जो ये दृश्य है वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा था। जिस तरह से उन्होंने उनको पकड़ा था तो शुरुआत में कोई इस बात का अंदाजा लगा ही नहीं पा रहा था कि वो एक पिता है और उनके गुरु भी माने जाते हैं। इस तरह की बातें आखिरकार जैसे ही 13 जुलाई 2025 को ये वीडियो वायरल होता है तो 16 जुलाई 2025 को बोरानाडा थाना उसमें एक एफआईआर दर्ज कर दी जाती है और एफआईआर में शिकायत की जाती है कि साउंड सिस्टम वाला जो लड़का होता है जिसका नाम जोगेंद्र उर्फ जोगाराम होता है, साथ ही उसकी पत्नी जिसका नाम कृष्णा होता है और पूर्व में एक ड्राइवर रमेश यहाँ पर रहा करता था, रमेश सहित और 2 लोग थे, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। पुलिस इन्हें गिरफ्तार भी करती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इस मामले में कार्रवाई करती है और आरोप ये भी लगाया जाता है कि इन्होंने धमकी दी थी। लगभग 4 साल तक इस वीडियो को काट छांट कर अपना तैयार करके अपने पास इसलिए रखा हुआ था कि लगातार वो ब्लैकमेल कर रहे थे और 20 लाख की डिमांड कर रहे थे। जब हमने उनकी 20 लाख की डिमांड पूरी नहीं की तो उन्होंने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, पिता और पुत्री के रिश्ते को बदनाम कर दिया और एक तरह से गुरु के भी रिश्ते को उन्होंने बदनाम कर दिया है। साथ ही वो जो लड़की है जो सामान्य लड़की नहीं थी बल्कि कथावाचक होती है और भजन सुनाया करती है, उनके हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में उनके श्रद्धालु होते हैं। जब उनसे पूछताछ की गई थी जिन्होंने इस वीडियो को वायरल किया था, उन्होंने ये भी बताया था कि जांच पड़ताल में कि साहब मैं उससे रंजिश रखता था और रंजिश की वजह से ही उनके कार्यक्रम रद्द हो जाए, इसकी इमेज खराब हो जाए, इस तरह का उन्होंने काम किया था। लेकिन जिस तरह का वीडियो होता है प्रथम दृष्टया कोई भी कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी अनाप शनाप तरीके से अंदाजा लगाया जा सकता है।
लेकिन जब 4 साल के बाद वीडियो वायरल हुआ था तो उस पर भी सवाल खड़े होना लाजमी था। आखिरकार जब साध्वी खुद सामने आती है, सामने आने के बाद इंस्टाग्राम के माध्यम से, अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को ये समझाने की, ये बताने की कोशिश कर रही थी कि जिस दिन की ये बात है उस दिन वो बहुत ज्यादा अवसाद में थी, यानी कि वो टेंशन में थी, परेशानी में थी और वो आराम से लेटी हुई थी। इसी बीच में उसके पिता आते हैं, उसके पास आने के बाद उन्हें पुचकारते हैं, इस तरह से करते हैं, लेकिन उनकी बात को, उसका जो वीडियो था उसको तोड़ मरोड़ कर उसे जिस तरह से पेश किया गया था उससे उनकी छवि बहुत ज्यादा खराब हुई थी। हालांकि इस बीच में कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगते हैं। कई और साधु संतों ने भी इस बात पर विरोध किया था। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की बातें होने लगती हैं, तमाम तरह के लोग थे, तमाम तरह की बातें कर रहे थे। इससे कहीं ना कहीं पिता और पुत्र की जो इमेज थी उसकी तो साख का बट्टा लगा ही था। लेकिन इसी बीच में अचानक से 28 जनवरी 2026 की शाम को उनकी मौत की जो खबर लोगों तक पहुंचती है, तब फिर उसके बाद फिर हंगामा होना लाजमी था। उस घटना से इस घटना को भी जोड़कर देखा जाने लगता है और बात इसलिए भी खराब होती है जब पिता से कहा जाता है कि आप पोस्टमार्टम करा लीजिए, वो तैयार नहीं होते हैं। साथ ही ये भी बताया जाता है कि जो आश्रम के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन सीसीटीवी कैमरे के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी ताकि वहां से सबूत नष्ट किए जा सके। और मृत्यु के 4 घंटे बाद कोई व्यक्ति अपनी ही मौत के बाद कैसे ये पोस्ट कर सकता है? जब इसके बारे में पत्रकारों ने पूछना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि ये जो सोशल मीडिया हैंडलिंग करने वाले लोग हैं, जो लड़के हैं जो चलाते हैं सोशल मीडिया को, उन्होंने इस वीडियो को, इस पोस्ट को उन्होंने किया था और इसके बारे में उन्होंने साफ सफाई भी दी। साथ ही जब न्याय की बात आ रही थी तो वो सीधे सीधे न्याय की मांग नहीं कर रहे थे, और लेकिन उस पोस्ट के माध्यम से न्याय की जरूर मांग कर रहे थे कि जीते जी तो न्याय मिला नहीं, लेकिन शायद मरने के बाद न्याय मिल जाए। जब 4-5 घंटे हंगामा होता है, बातचीत चल रही थी, तो हर कोई इस बारे में और भी जानने की कोशिश में जुड़ जाता है कि आखिरकार क्या मामला है। दरअसल जिला बालोतरा होता है, बालोतरा का एक गांव होता है परेऊ गांव के रहने वाले होते हैं बीरम, जो कि ट्रक के ड्राइवर होते हैं। उनकी पत्नी होती है जो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहती है। उनकी एक 4 साल की बेटी भी होती है। उस वक्त उसके पास एक बेटी के अलावा और कोई बच्चे नहीं होते हैं। ऐसा बताया जाता है कि एक बार उन्होंने ऐसा हठधर्मी कर ली थी, उन्होंने जिद कर ली थी कि मुझे चौमासा का व्रत रखना है। जो उसकी पत्नी थी, चौमासा का व्रत का मतलब होता है 4 महीने का व्रत, बिना कुछ खाए पिए वो रहना चाहती थी। और जैसे ये ट्रक ड्राइवर यानी कि वीरमनाथ अपने घर पहुंचते हैं, उन्होंने अपनी पत्नी की इस हठधर्मिता को देखा तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही थी कि अगर तुम्हें ये व्रत रखना था तो आप मुझसे भी बता देती, मैं भी तुम्हारे साथ ही इस व्रत को रख लेता। आखिरकार 1 महीना कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन जो उनकी पत्नी होती है वो कुछ भी नहीं खाती है। जब खाना पीना, जब सब कुछ छोड़ देती है तो तबीयत बिगड़ने लगती है। घर वाले, परिवार वाले जब सब के सब लोग समझाने की कोशिश करते हैं, तब वीरमनाथ अपनी पत्नी को लेकर, अपनी जो 4 साल की बेटी होती है उसको लेकर वहां से निकल जाते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं जोधपुर के आश्रम के अंदर, वही अपना ठिकाना बना लेते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जब ये खबर मिलती है कि जो वीरमनाथ की पत्नी होती है वो चल बसी है, यानी कि उनकी मौत हो गई है। अब जो बेटी है वो भी छोटी है, बेटी के साथ साथ पढ़ाई भी चल रही थी और पढ़ाई के साथ साथ जो वहां पर संत राजा राम जी होते हैं, संत कृपा राम जी होते हैं, उनसे उन्होंने कथावाचन, भजन गायन और अध्यात्म की शिक्षा भी ग्रहण की थी। और जब 12 साल की उम्र में वो आती हैं तो पहली बार उन्होंने कथावाचन किया था। तो लोगों में इस बात को लेकर काफी चर्चा का विषय बन जाता है कि इतनी कम उम्र में इतनी जानकारी कैसे हो सकती है। ये अपनी पढ़ाई भी जारी रखती हैं। ऐसा बताया जाता है कि बीए और एमए की इन्होंने पढ़ाई की थी। फिलहाल उनकी मौत को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए हैं। सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि उनकी मौत की असली वजह क्या है। पुलिस से जब मीडिया कर्मियों ने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने मीडिया के सामने साफ साफ आकर एक ही बात कही कि अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, बिसरा रिपोर्ट को सुरक्षित रख लिया गया है और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होगी उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि आखिरकार उनकी मौत के पीछे की कहानी क्या है।
एफएसएल टीम हो या अन्य टीमें हो, इस मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं। अब हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग साध्वी प्रेमबाईसा की मौत का असली कारण जानना चाहते हैं कि क्या वाकई उनकी मौत हुई है या फिर उनकी हत्या की गई है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। आप लोग अपना ख्याल रखें, जहां भी रहें सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।